अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल नंबर 17 पे है। आर्टिकल नंबर 15 और 16 मैंने आपको करवा दिया था और आज जो हमने करना है आर्टिकल नंबर 17 करना है। काफ़ी छोटा सा ये आर्टिकल है, बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन लॉ गेट के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 से 4 दफ़ा गालिबन इसमें से सवाल आ चुका है। ठीक है, और इसी आर्टिकल के साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर है QSO का वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ विटनेसेस का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो मुकम्मल हो जाएगा और जैसे ही ये मुकम्मल होगा उसके बाद मैं आपको इसकी रिवीजन करवा दूंगी ताकि आपको जो है एक दफ़ा रिवाइज हो जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर शुरू करते हैं। QSO आर्टिकल नंबर 17, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस, गवाहान की अहलियत और तादाद। सबसे पहले मैं इस आर्टिकल की ट्रांसलेशन करती हूँ और फिर मैं इसको एलैबोरेट करती हूँ और इस आर्टिकल के 2 पॉइंट्स हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। जो पहला पॉइंट है वो कहता है द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई, किसी इंसान की गवाही देने की अहलियत, एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस, या किसी केस में गवाहान की तादाद shall be determined, मतयन की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद दी इंजक्शंस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक, एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना, जैसा कि कुरान और सुन्ना में बयान किया गया है। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी केस में गवाहान की अहलियत या उनकी तादाद जो मतयन की जाएगी वो की जाएगी कुरान एंड सुन्ना के अकॉर्डिंग। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जो कुरान है या सुन्ना है उसमें गवाहान की क्या अहलियत बयान की गई है। गवाह की अहलियत जानने के लिए हम रिवाइज करते हैं आर्टिकल नंबर 3 को, क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 3 है उसने गवाहान की काफ़ी सारी जो कॉम्पिटेंसी है वो बता दी है। वो कहता है कि जो गवाह है उसे अकिल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि अगर उससे कोई सवाल पूछा जाए तो वो सवाल को समझ सके और उसका जो रेशनल आंसर है वो दे सके। फिर जो इस्लाम कहता है वो कहता है कि जो गवाह है उसकी आई साइट ठीक होनी चाहिए। ठीक है, वो जो है बोलता होना चाहिए, यानी कि गवाह जो है वो डिसेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, वो गवाह नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो गवाह है वो सच्चा होना चाहिए, यानी कि आदिल होना चाहिए, उसे झूठा नहीं होना चाहिए। और अगर केस है हदूद का, ठीक है, यहाँ पे गवाह की तादाद है, अगर हदूद का केस है तो वहाँ पे मेल विटनेस ही होना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हदूद के केसेस हैं उसमें औरत की गवाही की कोई अहमियत नहीं है, यानी कि हदूद के केसेस में औरत की गवाही नहीं ली जा सकती। ठीक है, फिर इस्लाम हमें कहता है कि जो गवाह है उसके ऊपर पर्जरी का कोई भी केस नहीं होना चाहिए, ना ही उसको कभी भी फॉल्स एविडेंस का जो है उस पर शाइबा होना चाहिए, यानी कि वो आदिल होना चाहिए। फिर जो गवाह है वो होना चाहिए आज़ाद। ठीक है, आप खुद सोचें कि अगर कोई शख्स आज़ाद नहीं है, उस पर प्रेशर है या वो किसी का ग़ुलाम है, तो वो कभी भी खुल के सही गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि उस पर प्रेशर रहेगा। तो जो गवाह है उसको आज़ाद होना चाहिए। इसके अलावा एक और गवाह की कॉम्पिटेंसी है, वो ये है कि गवाह सेम रिलीजन का होना चाहिए। ठीक है, जिस रिलीजन के बंदे के ख़िलाफ़ गवाही देनी है, गवाह उसी रिलीजन का होना चाहिए, किसी दूसरे रिलीजन का नहीं होना चाहिए। तो ये थी गवाह की कॉम्पिटेंसी जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। और अब हम बात कर लेते हैं गवाहान की तादाद पे। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हद के जो केसेस हैं उनमें औरत की गवाही काबिल कबूल नहीं, जबकि मर्द की गवाही जो है वो काबिल कबूल होती है। और अगर मैं बात करूँ जना की, जो कि हदूद के केसेस में ही आता है, तो उसके लिए हमें 4 आदिल मुस्लिम मर्द चाहिए होते हैं। ठीक है, और अगर कज़ाफ़ की बात की जाए तो उसमें 2 मर्द या 1 मर्द और 1 औरत की गवाही जो है हम मान सकते हैं, किसमें, कज़ाफ़ में। अगर मामला है शराब नोशी का तो उसके लिए हमें 2 अडल्ट मुस्लिम मेल्स की ही गवाही की ज़रूरत होती है। ठीक है, और चोरी का जो मुकदमा होता है उसमें भी हमें 2 अडल्ट मुस्लिम मेल्स की गवाही की ज़रूरत होती है। तो अगर ये क्राइम होते हैं तो इन क्राइम के लिए जो हमें गवाहान चाहिए होंगे उनकी जो तादाद हमने मुतय्यन करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, इस्लाम के अकॉर्डिंग करनी है। फिर एक और सवाल आता है कि जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो कौन डिसाइड करेगा। तो इसके लिए अगेन हम रिवाइज करते हैं आर्टिकल नंबर 3 को, जो हमें बताता है कि जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है वो कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है, जब भी कॉम्पिटेंसी की बात आती है विटनेस की तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अनलेस, यहाँ तक कि अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद और एनी स्पेशल लॉ,
और ये जो लाइन हमें बताती है वो कहती है कि जब तक किसी मखसूस कानून में या हदूद के केस में कोई और सूरत बयान ना की गई हो तब तक जो हमने गवाहान की कॉम्पिटेंसी और गवाहान की जो तादाद है मुतय्यन करनी है वो हमने इस्लाम के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, और नीचे इसके 2 सब पॉइंट्स हैं तो वो हम देख लेते हैं। और ये जो सब पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली स्पेशल लॉ के रिलेटेड हैं। इनमें हदूद का आपने जो है वो जिक्र नहीं समझना, बल्कि ये स्पेशल लॉ कोई और लॉ जो है उसके मुतालिक जो गवाहान की तादाद मुतय्यन की गई होती है ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। एज पर आर्टिकल 17(2)(a) इन मैटर्स मामलात परटेनिंग जो मुतल्लिक हों टू फाइनेंशियल, माली और फ्यूचर मुस्तकबिल ऑब्लिगेशंस ज़िम्मेदारियों के वो मामलात जो माली या मुस्तकबिल की ऑब्लिगेशंस ज़िम्मेदारियों के मुतल्लिक हों, इफ़ रिड्यूस टू राइटिंग अगर उनको लिखाई में जो है मुंतकिल किया जाए या अगर उनको किसी दस्तावेज़ की सूरत में मुंतकिल किया जाए, द इंस्ट्रूमेंट वो दस्तावेज़ शैल बी होने चाहिए अटेस्टेड तस्दीक शुदा बाय 2 men 2 मर्दों से और 1 man and 2 women एक मर्द या 2 औरतें। यानी कि यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो माली या मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारियों के मुतालिक है और उसको हम राइटिंग में लिख रहे हैं यानी कि पेपर पे लिख रहे हैं, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है या दस्तावेज़ है वो इंस्ट्रूमेंट और दस्तावेज़ तस्दीक शुदा होना चाहिए किससे, या तो 2 मेन से यानी कि 2 मर्द हों या फिर अगर एक मर्द है तो उसके साथ 2 औरतें हों। जैसा कि आप सबको पता है कि जो औरत की गवाही होती है वो आधी गवाही मानी जाती है। ठीक है, और अगर 2 औरतें हो जाएंगी तो एक गवाही मानी जाएगी, यानी कि 2 औरतों की गवाही एक मर्द के मुतालिक है। तो यहाँ पे हमें यही कहा गया है कि अगर तो 2 मर्द हैं तो फिर तो 2 मर्द गवाह हो गए, लेकिन अगर एक मर्द है तो उसके जो बराबरी होगी दूसरे गवाह की वो 2 औरतों की होगी। ठीक है, इसी सब आर्टिकल की अगली लाइन हमें ये बताती है कि जो अटेस्टेशन है डॉक्यूमेंट की वो क्यों ज़रूरी है। वो कहता है सो डैट ताकि वन मे बी रिमाइंड द अदर के जो एक है वो दूसरे को रिमाइंड करवा सके, यानी कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम बात बोल देते हैं तो हमें भूल जाती है। ठीक है, और अगर उसका कोई गवाह नहीं होता तो हम कैसे उस बात को साबित कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ हमने लिखी है, ठीक है, और उसका कोई गवाह नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे साबित करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अगर 2 गवाहान होंगे तो दोनों में से अगर एक भूल भी जाता है तो दूसरा क्या है उसको याद करवा देगा। तो इसलिए हमें जो 2 मेल चाहिए वो क्यों चाहिए, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरा उसको याद करवा दे। और अगर 1 मेल है और 2 फीमेल्स हैं तो उसका भी यही है कि अगर एक भूल जाता है तो दूसरा उसको याद करवा दे इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो। एंड एविडेंस और जो सबूत है शैल बी लेड अकॉर्डिंगली, और जो सबूत है वो उसके मुताबिक दिया जाए, यानी कि जैसे ही कोई याद करवाएगा तो उसके मुताबिक फिर जो है सबूत पेश किया जा सके। इसी आर्टिकल का जो पार्ट बी है वो कहता है एज पर आर्टिकल 17(2)(b) इन ऑल अदर मैटर्स दूसरे तमाम मामलात जो चाहे सिविल हैं चाहे क्रिमिनल हैं, द कोर्ट अदालत में एक्सेप्ट कबूल कर सकती है और एक्ट अमल कर सकती है ऑन द टेस्टिमनी गवाही ऑफ 1 मैन एक मर्द की और 1 वुमेन एक औरत की, और सच अदर एविडेंस या दूसरे सबूत एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में वारंट, जो सर्कमस्टेंसेस हैं जो हालात वाक़यात हैं केस के उनके मुताबिक जो बयान किए जाते हैं। आर्टिकल 17(2) भी हमें कहता है कि जो दूसरे मामलात हैं उनमें अदालत एक औरत और एक मर्द की गवाही को कबूल कर सकती है। ठीक है, और हालात वाक़यात के मुताबिक जो सबूत हैं उनको हासिल कर सकती है। ठीक है, और ये जो बात है ये हमें बताती है कि जो एक मैक्सिम है, वेल नॉन मैक्सिम है, वो कहती है एविडेंस इज़ टू बी वेटेड एंड नॉट बी काउंटेड, यानी कि जो एविडेंस है, जो सबूत है, उसको तोलना चाहिए, उसको गिनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो असूल है ये उस मैक्सिम की बेस पे बनाया गया है। और एक और बात है कि हमें जो कहा जाता है कि जो औरत की गवाही है वो आधी है, तो उस असूल को ये जो आर्टिकल 17(2) भी है थोड़ा सा रिपेल करता है कि नहीं, जो औरत है उसकी गवाही भी बाज़ मामलात में, हर मामले में नहीं लेकिन बाज़ मामलात में एक औरत की गवाही भी ली जा सकती है जैसे एक मर्द की गवाही ली जा सकती है।
तो अब हम इस आर्टिकल को समराइज़ करते हैं और इसी के साथ ही जो लॉ गेट में MCQ आए हैं इस आर्टिकल से वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ और आपने उसको जहन नशीन रखना है। ठीक है, इस आर्टिकल के 2 सब आर्टिकल हैं। पहला जो सब आर्टिकल है वो हमें ये कहता है, या आप पॉइंट के तौर पे याद रख लें या आप सब आर्टिकल के तौर पे याद रख लें, जो आपको आसान लगे आपने उसके हिसाब से इसको याद रखना है। ठीक है, पहला जो इसका सब आर्टिकल है वो हमें कहता है कि जो कॉम्पिटेंसी है या जो नंबर ऑफ विटनेसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, जो कि होली कुरान और सुन्ना में मौजूद है, उन असूलों के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और होली कुरान और सुन्ना में जो गवाहान की तारीफ़ है वो मैंने आपको बता दी है कि आकिल होना चाहिए, बात को समझने वाला होना चाहिए, आदिल होना चाहिए और जो है वो सच्चा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वो फ्री होना चाहिए, यानी कि वो गुलाम नहीं होना चाहिए। और जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि जब तक किसी स्पेशल लॉ में गवाहान की तादाद मेंशन नहीं की जाती तब तक जो हम गवाहान की तादाद मुतय्यन करेंगे वो उसी असूल के तहत करेंगे जो सब आर्टिकल 1 में बयान कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 17(2)A हमें कहता है कि ऐसे मामलात जो फाइनेंशियल या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के मुतालिक हैं और उनको हम दस्तावेज़ की सूरत में महफूज करने वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको गवाहान से अटेस्ट करवा लें, तस्दीक करवा लें, और वो जो गवाहान हैं वो होने चाहिए 2 मर्द हों। ठीक है, और बिलफर्ज अगर 2 मर्द नहीं होते तो फिर हम जो है उसको 1 मर्द और 2 औरतों की मौजूदगी में अटेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है, पहले हमारी रिक्वायरमेंट 2 मर्द ही है। बिलफर्ज हमें 2 मर्द नहीं मिलते या 2 मर्दों की गवाही उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, तो फिर हमने 1 मर्द की जगह पे 2 औरतों को एज आ गवाह पेश करना है। और ये क्यों करवानी है? ये इसलिए करवानी है क्योंकि फ्यूचर में ऐसा हो जाता है कि कोई एक शख्स अपनी अटेस्टेशन को भूल जाता है। ठीक है, तो जो दूसरा है वो उसको याद दहानी करवा सके कि तुमने ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको अटेस्ट किया था, यानी कि इस पे शहादत दी थी। और आर्टिकल 17(2) भी हमें कहता है कि जितने भी दूसरे मामलात हैं उनमें जो अदालत है वो एक मर्द की गवाही भी कबूल कर सकती है और एक औरत की गवाही भी कबूल कर सकती है, यानी कि जितने दूसरे मामलात हैं उनमें एक औरत की गवाही की वैल्यू है, एक औरत की गवाही मानी जा सकती है। लॉ गेट MCQs की बात की जाए तो इस आर्टिकल में से 3 MCQ आ सकते हैं, बल्कि 3 नहीं 4 आ सकते हैं। ठीक है, पहले जो 17(1) की बात की जाए तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है इंजक्शंस ऑफ इस्लाम, और जो दूसरा है वो है होली कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा 17(2)A में से जो इम्पोर्टेंट है वर्ड वो है बाय 2 men और 1 man and 2 women। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है कि जो एग्जामिनर है वो जब ऑप्शन देता है तो ऑप्शन में बाज़ दफ़ा एंड का वर्ड लगा देता है, यानी कि बाय 2 men and 1 man and 2 women। ठीक है, तो ये जो एंड का वर्ड है ये अगर आएगा तो MCQ गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना है कि यहाँ पे और का वर्ड आया है। ठीक है, और का वर्ड आया है, एंड यूज़ नहीं हुआ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन में 4 women का जो ऑप्शन है वो दे देता है और मेन का जो ऑप्शन है वो नहीं देता। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई MCQ आ जाए जो घुमा फिरा के आया हो तो आपने इस तरह याद रखना है कि जो एक औरत है उसकी गवाही है आधी। ठीक है, 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर हुई तो 4 औरतों की गवाही 2 मर्दों के बराबर हुई। ठीक है, इस तरह अगर 4 women का कोई ऑप्शन आ जाता है तो आपने उसको टिक कर देना है बसूरत दीगर, अगर ये वाला जो ऑप्शन है मौजूद ना हो। अगर ये ऑप्शन मौजूद होगा तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपके जो बेरक में अल्फाज मौजूद हैं आपने उस पर टिक करना। अब नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 17(2)B में से जो इम्पॉर्टेंट है वो है 1 man और 2 women। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि इसमें से कोई पहले क्वेश्चन आ चुका है या नहीं आ चुका है, लेकिन ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो एग्जामिनर की हमेशा से कोशिश होती है कि जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो वो इस तरह के MCQ उठा के दे दे। तो यहाँ पे जो आपने ख्याल रखना है वो A और B का रखना है। अगर तो आपके पास MCQ आता है 17(2)A में से तो फिर आपने जो देखना है ऑप्शन वो देखना है बाय 2 men और 1 man and 2 women। ठीक है, और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आर्टिकल नंबर 17(2)B में से तो वहाँ पे 1 man और 1 women है। ठीक है, यहाँ पे 2 का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ तो आपने इस चीज़ को
फोकस में रखना है। ऐसा ना हो कि पहले वाला ज़हन में हो और जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाले में से आए तो आप अपना जो सवाल का जवाब है वो गलत लगा के आ जाए। तो बात कर लेते हैं एलएलबी के पेपर्स के हवाले से कि अगर पेपर में ये सवाल आ जाए तो आपने इसको कैसे जो है अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जिसकी हेडिंग नहीं होती, उसके बाद मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशन और फिर आपने बात करनी है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की जब भी आप बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 3 का हवाला आपने देना है। ठीक है, रेलिवेंट आर्टिकल जब आपने लिखने हैं तो 3 और 17 ये दोनों साथ साथ चलेंगे। और इसके बाद फिर आपने इस्लाम के अकॉर्डिंग जो मैंने बताई है विटनेस की तारीफ़ क्या है वो लिखनी है और कौन डिसाइड कर सकता है कॉम्पिटेंसी वो बताना है। ठीक है, और उसके बाद हदूद केसेस की थोड़ी सी तफसील बयान करनी है आपने। फिर आपने आर्टिकल नंबर 17(2)(a) को जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और हो सके तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसकी आप हेडिंग बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर आपने 17(2)(b) को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपने अपना जो क्वेश्चन है उसको समराइज़ करना है। जब आप इस तरीके से इस सवाल का जवाब देंगे तो ईच एंड एवरीथिंग कवर हो जाएगी और आपके नंबर जो है इंशाल्लाह अच्छे आ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर आर्टिकल नंबर 17 पे और ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आर्टिकल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 3 को साथ लेके आपको समझा सकूं। फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आती है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।